जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी आज हमारा केफ 2 का है लेक्चर नंबर 5। मैंने आपको लास्ट क्लास में असाइनमेंट दिया था पास पेपर्स। मैं पहले थोड़ा सा जो 4 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है वो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, फिर जो पास पेपर के क्वेश्चन है जो आप लोगों के इश्यूज होंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 जिसको हमने नाम दिया था रजिस्ट्रेशन का या फिर प्रोफाइल का। इसमें सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया इसमें पहला कॉन्सेप्ट टैक्स ईयर का। हम बना रहे थे टैक्स पेयर का प्रोफाइल। ठीक है, जो टैक्स पेयर था उसका प्रोफाइल, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इन्फो हम प्रोवाइड कर रहे थे। तो उसमें सबसे पहले हमसे एफबीआर ने रिक्वायर किया कि जनाब टाइम पीरियड बता दें। आप जो टैक्स पेयर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मुझे टाइम पीरियड बता दें। तो टाइम पीरियड के लिए हमने उनको बता दिया टैक्स ईयर, और टैक्स ईयर में हमने डिस्कस किया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर्स। कौन कौन से? नॉर्मल, स्पेशल एंड ट्रांजिशनल। कितने टाइप्स थे? 3। नॉर्मल किसे कहा हमने? हमेशा कितने मंथ्स का होगा? हमेशा कितने मंथ्स का होगा? 12 मंथ्स, और हमेशा एंडिंग होगी इसकी 30 जून, स्टार्टिंग पॉइंट होगा 1 जुलाई। स्पेशल कोई भी 12 मंथ्स अदर देन नॉर्मल। और ट्रांजिशनल जब हम कभी क्या करेंगे? चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज इन अ टैक्स ईयर। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, तो हमेशा एक गैप क्रिएट होगा और उस गैप को हमने नाम दे दिया था ट्रांजिशनल। And that is always less than 11 months. नहीं, 12 मंथ्स। वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा हमेशा 1 महीने से 11 मंथ्स तक का, 12 मंथ्स का नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हमने सेकंड जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो हमने किया पर्सनल स्टेटस। क्या डिस्कस किया? पर्सनल स्टेटस के पर्सन मींस जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपने बताना है पर्सन मींस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। कौन कौन से? इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। हम जब रिटर्न फाइल करते हैं तो हम इन तीनों में से कोई एक स्टेटस अपना बताते हैं कि इन तीनों में से मेरा स्टेटस कौन सा है। अगर इंडिविजुअल होगा तो हमेशा कौन सा काम करेंगे? सैलरीड और नॉन सैलरीड स्टेटस फाइंड करेंगे। फार्मूला क्या लिखवाया था? इनकम फ्रॉम सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। कितना परसेंट आए तो सैलरीड होगा? अगर ये परसेंटेज आए मोर देन 75% तो सैलरीड, 75% के इक्वल या कम आए तो नॉन सैलरीड। ठीक है, और थर्ड हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वो किया था रेजिडेंशियल स्टेटस। कौन सा? जी, रेजिडेंशियल स्टेटस हमने 3 पर्सन्स के इंडिविजुअल, बल्कि 4 पर्सन्स के हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया था। इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा? अगर कोई इंडिविजुअल इन अ सिंगल टैक्स ईयर, ये वर्डिंग याद रखना, कितने टाइम पीरियड में? इन अ सिंगल टैक्स ईयर वो क्या हो? 183 डेज के लिए या इससे ज्यादा के लिए पाकिस्तान में फिजिकली प्रेजेंट हो तो क्या होगा? रेजिडेंट। अगर कम हो तो नॉन रेजिडेंट। एओपी कब रेजिडेंट होगा और कब नॉन रेजिडेंट? अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली। कंपनी कब रेजिडेंट होगी? होली, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान, या फिर वो कंपनीज जो इनकॉर्पोरेटेड है इन पाकिस्तान। और गवर्नमेंट ऑलवेज रेजिडेंट विदाउट एनी, और गवर्नमेंट इंडिविजुअल ऑलवेज रेजिडेंट। गवर्नमेंट इंडिविजुअल पे फिर 183 डेज वाला रूल नहीं लगेगा, फिर कौन से वाला रूल लगेगा? गवर्नमेंट वाला हमेशा। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। अच्छा, जो बच्चे जिनका आज फर्स्ट डे है, इन 4 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। ठीक है,
आप ग्रुप में जब ऐड हो जाएंगे तो ग्रुप में मैसेज कर देना कि पिछले 4 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स दे दें, तो आपको ग्रुप में ही शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। या आप सुन ले, कोई मैक्सिमम चीज़ें तो मैंने रिवाइज कर ली है, लेकिन डिटेल में आप सुन ले तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आसान चीज़ें हैं, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं। जी, अब पास पेपर्स के क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे मुझे दिखाएं। जी, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3 था, पेज नंबर 9। ये वही है ना, कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन होगा ये वाला जो उधर नोट्स में। कौन सा क्वेश्चन है? कॉन्सेप्ट रिव्यू। जी, अब देखिएगा, जब भी आप कभी कोई टॉपिक किसी चैप्टर के पास पेपर्स करते हो ना, तो पास पेपर्स करते हुए एक तो आपको ये पता चलना चाहिए कि मतलब हाउ टू आंसर। हम तो ये चीज सीखते हैं पास पेपर से कि इस क्वेश्चन से। दूसरा, ये चीज सीखने की कोशिश कीजिएगा कि जिस चैप्टर के आप पास पेपर्स कर रहे हो तो क्वेश्चंस के नेचर को समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 5, अब तो हम टॉपिक वाइज में पास पेपर्स करवाता हूं ना, जो टॉपिक कंप्लीट करते हैं उसके पास पेपर्स कर लेते हैं। जब चैप्टर कंप्लीट होगा, हम सारे पास पेपर्स डिस्कस कर चुके होंगे, तो 1-2 चैप्टर में ये मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा कि हमने कंक्लूड करना है इस चैप्टर के लास्ट में कि इस चैप्टर से वो कितने टाइप्स के क्वेश्चन सेट कर सकता है। मतलब वो केस स्टडी सिर्फ पूछता है, या सिर्फ फिर वो रट्टे वाले क्वेश्चन टेस्ट करता है, या फिर वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन टेस्ट करता है। ये आपको हर चैप्टर, जब आपको ये आइडिया हो जाएगा तो जो चैप्टर आपको पता हो कि इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन वो टेस्ट करता है, तो जब आप उस चैप्टर की प्रिपरेशन करोगे ना और आपके माइंड में वो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होगी। आपको टारगेट का पता होगा कि ये चैप्टर मैं खत्म करूं तो मेरा ये टारगेट अचीव होना चाहिए, ठीक है। ये आप टेक्स्ट में ये प्रैक्टिस शुरू कर दें, इंशाल्लाह सीए के थ्रू आउट सब्जेक्ट्स में आपकी आदत बन जाएगी कि आप जब पास पेपर्स करोगे किसी चैप्टर टॉपिक का, तो आप सबसे पहले ये जजमेंट करोगे, नेचर देखोगे कि ये मुझसे किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब इस टॉपिक में वो किस तरह के क्वेश्चन, किस नेचर के क्वेश्चन टेस्ट करता है, ठीक है। तो आपने ये भी देखना है। जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखे, ये केस स्टडी है। अच्छा, आज से आपने अपनी आदत बनानी है, साफ सुथरा पेज निकाले और ये बात लिख ले कि सबसे पहले लिखे उर्दू में लिखे। मैं उर्दू में लिखवाता हूँ आपको, जो है ना सीए में कहीं पे भी उर्दू का सब्जेक्ट नहीं है ना। रऊफ साहब, ये मुबीन चाचा को ये लाइट ब्लिंक कर रही है, चेंज कर दे उनको, ठीक है। लिखे, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट, किसी भी पेपर का, ये याद रखिएगा। मैं टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा, थ्रू आउट सीए में किसी भी सब्जेक्ट का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो सबसे पहले क्या पढ़ना है? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट अब 2 जगहों पे गिवन होती है, या तो बिल्कुल टॉप पे गिवन होगी या सबसे आखिर, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो लास्ट में देता है रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट में देखे रिक्वायरमेंट नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट में रिक्वायरमेंट नजर आ रहा है? नहीं है, नहीं है लास्ट में, तो कहां पे होगा? स्टार्ट में। इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट कहां पे होगा? स्टार्ट में। ये याद रखिएगा। आप एग्जामिनर के कमेंट्स पढ़े ना, अभी रिसेंट अटेम्प्ट के आप सबके लॉगिन बने होंगे, आप आईके वेबसाइट पे चले जाए और आप एग्जामिनर के कमेंट्स पढ़े। उसमें वो एक मेजर रीजन फेलियर का देता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि बच्चे जो है बस आंसर तो कर देते हैं, उसमें मटेरियल भी ठीक होता है, नॉलेज भी होता है, उसमें बात भी वो ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन मुसीबत ये है जो मैंने पूछा होता है वो नहीं, वो वाली स्टोरी हो गई ना। वो एक बच्चे ने स्कूल में मजमून याद किया था कि बागीचा के ऊपर ना, बागीचा जानते हो ना, बाग, हाँ बागीचा ही कहते हैं। मेरी उर्दू कमज़ोर है तो मेरी करेक्शन करना, ठीक है। हाँ, आपको बोलने से पता चल रहा होगा मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ उर्दू में, ठीक है, तो आप मेरी करेक्शन कर। तो मजमून आया, इससे आया पेपर में
घर के ऊपर, कि आप घर के ऊपर मजमून लिखें। तो उसने कहा मेरा घर है और मेरे घर के बाहर बागीचा है, और फिर उस पर शुरू हो गई। ठीक है, तो हम यही वाला काम करते हैं, ये हकीकत है। हम ये वाला काम करते हैं, हम कहते हैं अच्छा उसने जो है ना कोई ऐसा टॉपिक जो हमने पढ़ा हो और हमने सही उसकी प्रिपरेशन की, वो क्वेश्चन में गलती से वो टॉपिक का वर्ड यूज करे ना, आप कहो आप तो सब्र करो मैं बताता हूँ। ये काम नहीं करना। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे लिए सबसे फर्स्ट चैलेंज पेपर में होता है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। अगर आपने तैयारी की हुई है और आप पेपर में गए और आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, 50% वो क्वेश्चन आपका पास हो। सिर्फ आपने कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, 2.5 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए, या आपके आएंगे ही आएंगे। सिर्फ और सिर्फ कब? जब आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने क्वेश्चन को क्या किया, समझ लिया कि मैंने इस आंसर क्या करना। तो आपके कितने मार्क्स आ गए? 2.5। अब आपने और कितने लेने हैं लिखने से? 2.5 और लेने। 50% पे पास है ना। समझ में आ रही बात? तो ये याद रखिएगा। और ये एग्जामिनर एक मेजर रीजन बताता है फेलियर का, कि स्टूडेंट्स की ये बड़ी मुसीबत है, अगर एक बार में समझ ना आए दूसरी बार क्वेश्चन पढ़े। अंदाजे नहीं लगाने कि बस ये हाँ मुझसे ये पूछ रहा है बस लिख दो। वो वही वाला काम होता है, सर मैंने 100% पेपर कर लिया, अच्छा फेल हो गए, कहते हैं हाँ मार्क्स कितने, कहते हैं 24। तो ये ज्यादा डिसहार्टिंग होता है, इससे स्टूडेंट डीमोटिवेट होता है। आपके मुताबिक आपने जो लिखा है वो सारा ठीक था, मार्क्स आपके आए 48, 49, 47 आते तो आपके लिए एक्सेप्टेबल थे कि हाँ ठीक है यार इतने तो आ गए। आपके मार्क्स आ जाते हैं 32, 35, 24, ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे। हमारे मुताबिक वो जो हमने आंसर किया है ठीक है, जो उसने हमसे पूछा क्या उसके मुताबिक वो ठीक था, ये तो हमें पता नहीं है। ठीक है, मुझे बच्चा कहता है सर मैंने सारा, मैं क्यों फेल हुआ, मतलब अजीब सा क्वेश्चन है ना, बच्चे हैं स्टूडेंट मासूम होते हैं। ठीक है, सर मैंने सारा पेपर किया था, मेरे 32 मार्क्स आए। अब इसका आंसर मुझे बताएं मैं कैसे दे सकता हूं कि क्यों 32 आए, पेपर में दे के आया। समझ में आ रही बात? लेकिन हम उसको बस बच्चे ही होते हैं तो हम टाल देते हैं कि कोई नहीं बस कोई मिस्टेक किया होगा। समझ में आ रही बात? तो ये फर्स्ट लेसन था आपका पहले पास पेपर्स के ऊपर। आपने ये सीखना है। 2 बातें मैंने बता दी, रिक्वायरमेंट पढ़नी है और रिक्वायरमेंट पढ़ते हुए रिक्वायरमेंट को क्या करना है, समझना। ठीक है, ये मैं कुछ पास पेपर्स में करूंगा इंशाल्लाह, ये आपकी आदत बन जाएगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, अगर नहीं सिर्फ मैं इधर बोलता रहूं और आप सुनते रहे तो बस फिर मुझे पता है कि आपने कितना दिमाग में बिठाना है। जी, in view of the provisions of Income Tax Ordinance 2001 and rules made there under, determine, यहां से आपका रिक्वायरमेंट, ये एसी बंद कर दो, बंद कर दिया तो ठीक हो जाएगा, वो ब्लिंक कर रहा है लाइट। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस, अंडरलाइन कर, ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स फॉर द टैक्स ईयर 2014। क्या फाइंड करना है? रेजिडेंशियल स्टेटस। टैक्स ईयर क्या है? आज से आपने अपनी आदत, तकरीबन जब टैक्स के पेपर में आप बैठेंगे ना तो 70-80% क्वेश्चंस में टैक्स ईयर का जिक्र होगा। इनकम टैक्स वाले क्वेश्चंस जो होंगे, कितने परसेंट क्वेश्चंस में? 70-80% में किसका जिक्र होगा? टैक्स ईयर। आपने अपनी आदत बनानी है कि टैक्स ईयर क्वेश्चन के साथ ही ऊपर आपने ड्रॉ करना है। टैक्स ईयर कौन सा था? 2014। जब ना बताया गया हो स्पेसिफिकली, हमेशा टैक्स ईयर आपने लेना है नॉर्मल टैक्स ईयर। कौन सा टैक्स ईयर? नॉर्मल। जी, कहां से स्टार्ट होगा? 38 जून 2014। क्लियर? इन 12 मंथ्स में आपने रेजिडेंशियल स्टेटस बताना। क्या बताना है? रेजिडेंशियल स्टेटस आपने इन 12 मंथ्स में बताना। सबसे पहले आपने टाइम लिमिट बता दिया कि रेजिडेंट है या नहीं है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस ये सिनेरियो बेस्ड है, अगर आपसे पूछता है इंडिविजुअल तो आप लिख देते, ठीक है। अब ये सिनेरियो बेस्ड है, इसमें आपने रेजिडेंशियल स्टेटस वाला क्वेश्चन जो है, कुछ स्टेप्स जो है आपने लिखने कि रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन जब क्या हो, मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ स्टेप्स लिखवा रहा हूं। रेजिडेंशियल स्टेटस हो और क्या हो,
भाई कौन सा क्वेश्चन हो? तो आपने स्टेप 1, और ये स्टेप 1 आपने लिखना नहीं है, आपने अपने माइंड में ये स्टेप 1 आपने करना है। आप इसी स्टेप्स में जाएंगे। आपने सबसे पहले करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या चीज? पर्सनल स्टेटस। आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये इन चारों में से कौन सा है, इंडिविजुअल है, एओपी है, कंपनी है या गवर्नमेंट। समझ में आ रही बात? गवर्नमेंट पे कौन से वाले रूल्स अप्लाई होते हैं? कंपनी। लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड करने के लिए रूल्स डिफरेंट, कंपनी के डिफरेंट है और गवर्नमेंट के डिफरेंट। तो आपने आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले क्या? पर्सनल स्टेटस। स्टेप 2 में आपने रिलेवेंट प्रोविजन लिखनी है। आपने क्या लिखना है? रेलेवेंट प्रोविजन। ठीक है, कैसे लिखनी है वो मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, और स्टेप 3 में आपने जो गिवन सिनेरियो होगा उसकी क्या करनी है? एनालिसिस एंड डिसीजन। ठीक है, इन 3 स्टेप्स में आपने रेजिडेंशियल स्टेटस का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनल स्टेटस, सेकंड रेलेवेंट प्रोविजन, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का थर्ड जो गिवन सिनेरियो है जो आपसे उसका एनालिसिस करना है और साथ में क्या बताना है? डिसीजन। अब ये देखिए ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 7 और कितने हैं टोटल? 4 केस स्टडीज है और मार्क्स कितने हैं? अगर आपके मार्क्स 4 इस तरह के केस स्टडीज गिवन हो, 4 पॉइंट्स गिवन हो और 5 से नंबर ज्यादा हो, कितने से ज्यादा हो? 5। तो ये तीनों स्टेप्स सॉल्व करने। अगर 5 से कम होंगे तो फिर मैं 1-2 स्टेप्स इसमें, 1 या 2 स्टेप इसमें अवॉइड करूंगा, इग्नोर करूंगा, वो मैं नहीं लिखूंगा। लेकिन अगर वैसा क्वेश्चन आ जाए तो उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये एक फुल प्लेज क्वेश्चन है। अगर 5 से ज्यादा है मतलब ये डिवाइडेड बाई आप 4 करें 7 को तो कितने मार्क्स का बनता है? 1.7 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 नंबर का एक। ठीक है, तो हमने तीनों स्टेप्स करने हैं। अब आ जाए क्वेश्चन पे जी। एक और चीज प्रेजेंटेशन अब सीखेंगे। क्या सीखेंगे? प्रेजेंटेशन। ये आपके पास पेज है आंसर शीट। ठीक है, इस पे साइड पे इधर एक लाइन होती है ना? हाँ भाई होती है, एक लाइन ऊपर होती है, हाँ, और एक लाइन नीचे होती है। ये आपके यहाँ पे जो इंटरनल टेस्ट होंगे उसमें भी आपने ये चीज, इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। रिक्वायरमेंट क्या थी? रेजिडेंशियल स्टेटस। ये वाला काम छोड़ दे। हाँ, अब आप बड़े हो गए। वो कोई जो है ना ऐसे करता है आंसर, कोई जो है ना ऐसे करता है। भाई आप जितने भी इधर उधर इसके लकीरें निकालने, इस पे नंबर नहीं मिलने। तो टाइम की बचत करें। वो बड़ा बड़ा लिख लेता है क्वेश्चन नंबर फ्लाओ, भाई इससे नंबर नहीं मिलते। प्रोफेशनल तरीका क्या है? ए स्टैंड्स फॉर कौन सा क्वेश्चन? 3। हेडिंग क्या दे दी? रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक हो गया। बस इतना सिंपल, जितना सिंपल आपका टाइम सेव होगा। वो हम दरमियान में, पेज के दरमियान में बड़ा बड़ा लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3, और कोई किस कलर से और किस कलर से। इससे आपको एक्स्ट्रा 1 आधा नंबर भी नहीं मिलना। ये सिर्फ आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। ये काम नहीं करना। बस साइड वाले लाइन पे लिखे क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन ना लिखे आप आंसर कर रहे हैं A.3। ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन पढ़ा जी। पॉइंट नंबर 1, रमीज प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया ऑन 24 दिसंबर 2013। अंडरलाइन को। कब जा रहे हैं? To assume responsibility on his new job, he visited Karachi
from 20th June 2014 to 24 June 2014 अंडरलाइन करें. For presenting a paper in a seminar but due to unavoidable circumstances the seminar was cancelled. सबसे पहले क्या करना? क्या है? इंडिविजुअल. मिस्टर रमीज. क्या है? रमीज. एओपी नहीं है, कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल है. क्या है? इंडिविजुअल. दूसरे स्टेप में क्या करना? रेलिवेंट प्रोविजन. ये देखें, पॉइंट नंबर कौन सा है? 1. यहां से स्टार्ट करें. अकॉर्डिंग टू Given situation. टैक्स ऑर्डिनेंस. यहाँ पे आपको कुछ हो सकता है बुक में या कहीं पे आपने देखा हो सेक्शन, कोई सेक्शन याद करने की और लिखने की जरूरत नहीं है. आप कहां से हमेशा टैक्स का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस. रेलेवेंट प्रोविजन क्या है? इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होता है? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एन इंडिविजुअल शैल बी कंसिडर्ड रेजिडेंट इफ ही आर शी physically stay in Pakistan for 183 or more days in a single tax. लिख लिया प्रोविजन? हाँ, लिख लिया. अब आ जाए गिवन सिनेरियो. गिवन सिनेरियो मैंने कहा ये फुल प्लेज क्वेश्चन है. आप यहाँ पे प्रोविजन के बाद लिख लोगे मंथ, सॉरी एक ही कलर में करना है, ठीक है? मंथ और यहाँ पे डेज. जी देखिए, रमीज प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया ऑन 24th of December. तो हमारा टैक्स ईयर कहां से स्टार्ट हुआ है? जुलाई से. जुलाई 2013 से ना. ये कब गया है? 24 दिसंबर 2013. तो जुलाई के महीने, जुलाई 2013 में ये कितने टाइम के लिए पाकिस्तान में था? 31. अगस्त में 31 के 30 जी. सितंबर में 2013 में कितना था? 30. अक्टूबर में जी. नवंबर में हाँ 30. दिसंबर में 24 जी. ठीक हो गया. आगे पढ़े. On his new job, he visited Karachi from 28 June 2014 to 24 June 2014 for presenting a seminar. फिर वापस कब आए? जून 2014. 20 को आया है. 20 to 24 5 days बनते. हाँ जी. टोटल करें 182. टोटल डेज कितने बनते हैं? 182. ठीक हो गया भाई? क्लियर है? कैलकुलेटर तो होगा ना, अंदाजे नहीं लगा, ऐसे ही करना है. ठीक हो गया. अब थर्ड स्टेप में क्या करना है? एनालिसिस एंड डिसीजन. एज मिस्टर रमीज फिजिकल स्टे इज लेस देन 183 days, so he shall be non-resident for the tax year 2014. ये एनालिसिस और डिसीजन है. ये आपने एनालिसिस की केस की और नीचे क्या दे दिया? डिसीजन. एनालिसिस ये आपके पास आ गई ना भाई? कितने? 180. नीचे क्या देख दोगे? डिसीजन. समझ में आ गई बात? हाँ? हमने प्रोसीडेड, हमने पढ़ा था डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर. ये दोनों काउंट हो. सही है? रूल 14 आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है. अगर आपने पढ़ा हो ना, उधर लिखा हुआ है. सही है? डे ऑफ डिपार्चर एंड डे ऑफ अराइवल दोनों काउंट होते हैं. जी क्लियर है भाई? क्लियर है? अगर आपने ये बात समझने की कोशिश की और घर जाके आपने प्रैक्टिस की, इंशाल्लाह अगले पास पेपर्स में हम जाएंगे ना, तो आपसे 50-60% आपको चीजें समझ में आ रही होंगी. समझ में आ रही बात? ये चीजें प्रेजेंटेशन खास कर आप सीखे. बाकी मैं सिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने कैसे आंसर करना. क्लियर है यहां तक? जी. सेकंड देखिए, हलील एन ऑफिसर वर्किंग एट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. अंडरलाइन.
कहाँ पे काम कर रहा है? फॉरेन अफेयर्स में. Since last 3 years was posted to Pakistan's mission in Geneva from 1st August 2013 to 30th June 2014. जी खलील, स्टेप 1 रेजिडेंट नहीं, स्टेप 1 क्या है? इंडिविजुअल. कौन सा इंडिविजुअल है? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इंडिविजुअल क्या होता है? तो क्या लिखोगे कि मिस्टर हलील, स्टार्ट से, मिस्टर हलील इज government individual and according to income tax ordinance government individual is always resident without any condition. या स्टार्ट से उसी तरह लिख ले. स्टेप 1 2 3 आगे पीछे कर सकते हो आप. समझ में आ रही बात? लेकिन स्टेप्स में करना है आसान होगा. आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट इंडिविजुअल इज ऑलवेज रेजिडेंट विदाउट एनी कंडीशन. एज मिस्टर हलील इज government individual, so he shall be considered resident for Pakistan tax purpose in tax year 2014. Clear? Yes, sir. जी. Number 3, Ali Associates is a partnership firm. Underline. Ali Associate क्या है? And provides consultancy services in Pakistan. Underline करो. कहाँ पे services provide कर रहे हैं? As well as United. The management and control of its affairs is situated partly in and partly in. जी. यहाँ से शुरू यहाँ से करें. According to an association of person is resident if control and management is wholly or partly present. As Ali Associate is a partnership firm and control and management is partly present in Pakistan, so Ali Associate shall be considered resident for tax year 2000. Smith, a Nigerian football coach, came to Pakistan on 28 February 2014. He left the country on 31st August 2014. यहाँ पे आपको वो कंफ्यूज करता है. अगर आपने टैक्स ईयर ड्रॉ ना किया हो ना, तो आप 28 फरवरी से 31 अगस्त तक डेज काउंट करो. हमारी काउंटिंग कहाँ पे रुक जाएगी? 30 जून. क्योंकि हमारा टैक्स ईयर 30 जून पे क्या हो जाएगा? 28 फरवरी से 30 जून 14 तक काउंट करें. 183 डेज से ज्यादा बनते हैं कि कम? कम. तो नॉन रेजिडेंट क्या होगा? नॉन. फिर ये वाला प्रोविजन लिखा हुआ है ना इंडिविजुअल वाला पहले में, हाँ? तो आप ये लिख सकते हो एज डिस्कस्ड अबव. प्रोविजन फिर दोबारा पूरा ना लिखे. अगर एक क्वेश्चन में आपने प्रोविजन पूरा लिखा हुआ हो, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था, एक्सप्लेन किया था ना, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एन इंडिविजुअल शैल बी कंसिडर्ड रेजिडेंट इफ ही और शी इज फिजिकली प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 और मोर डेज. तो आप इसमें ये नाइजेरियन फुटबॉल वाले में क्या लिख सकते हो? एज डिस्कस्ड अबव. ठीक है? Above in what? above in 1. ठीक है. पॉइंट 1 में हमने डिस्कस किया था ना. ठीक है, तो आप लिख दोगे डेज. आप इससे पहले डेज कैलकुलेट कर लो. मंथ और डेज. फरवरी में कितने दिन है, मार्च में कितने दिन है, अप्रैल में, मई में और जून. 182 से कम, 183 से कम में, तो क्या होगा? नॉन. क्लियर जी. अगला क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 जी. ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस. वही वाला क्वेश्चन है. ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्संस फॉर द टैक्स ईयर 2011. जी, टैक्स ईयर 2011 ड्रॉ करें. शाबाश. कहां से कहां तक होगा? जब ना बताया हो हमेशा कौन सा टैक्स ईयर लेना है? नॉर्मल. हमेशा कौन सा? नॉर्मल. जी. क्वेश्चन नंबर 8. हमेशा कौन सा टैक्स ईयर? कहां से कहां तक? 1 जुलाई 2011 है ना. तो 1 जुलाई कहां से स्टार्ट होगा? 10 से to 30 जून 2000 इन 12 मंथ्स में काउंट कर. ठीक हो गया जी. मिस्टर शाह हैज बीन वर्किंग एज एन इंफॉर्मेशन एनालिस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. अंडरलाइन कर. On 1st November 10 he was posted to Pakistan embassy in Canada for 3 years.
वजह गवर्नमेंट इंडिविजुअल है। कौन सा है? अब देखो पास्ट पेपर्स की इंपॉर्टेंस देखो, वो क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट का था? 13 का। ये कौन सा है? मतलब पहले ये आया है ना, बाद में वो आया। जिसने 2011 का ये क्वेश्चन किया होगा, 13 में पेपर में बैठा होगा, कोई उसको जानी पहचानी एक सवाल नजर आया होगा? कौन से वाला? इधर मिस्टर शाह है, उधर क्या नाम था? खलील। क्या नाम था? सिर्फ नाम चेंज किया। इधर मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में है, उस उधर किस में था? उधर सेम मिनिस्ट्री, सिर्फ नाम चेंज किया है। क्या चेंज किया है? नाम। और डेट चेंज किया है, केस डेट हो गया। पास्ट पेपर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट, जब करके जाओगे ना, पेपर में बैठोगे, 60 to 70% पेपर आपको रिपीटेड लगे। वरना देख ले, मैं नहीं कह रहा ये, अब मेरी वो कहते हैं ना, मेरी कहावत नहीं है कि मैं आपको वो जो है ना लिखवा रहा हूँ कि अब्दुर्रहमान ने ये बोला था, बुक में लिख लो। मैं नहीं कह रहा, ये भी आपको प्रैक्टिकली मैं दिखा रहा हूँ। दूसरा देख, आसिफ लर्निंग सेंटर इज अ पार्टनरशिप प्रोवाइडिंग IT ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल्स इन पाकिस्तान, UAE एंड सऊदी अरेबिया। उधर सिर्फ UK और पाकिस्तान था, यहाँ पे एक और ऐड कर दी। हाँ, इधर 3 बता दिए। पाकिस्तान, हमारा काम किसके साथ है? Up to 31st July 10, the management and control of its affairs was situated in partly in कब तक? 31st जुलाई 2000। हमारे टैक्स ईयर में आ रहा है कि नहीं? मैंने आपको बोला था किसी एक दिन के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ना तो पार्टली, इसका मतलब क्या होगा? पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। समझ में आ रही बात जी? अगला, मिस्टर लियाकत was sent to Pakistan on a special assignment by his UK based company on 1st March 2000. He left Pakistan on 9 September 2011. जी कब आया पाकिस्तान? 1st March 2011। यहाँ आया है ना, यहाँ से यहाँ तक काउंट करें, मेरे ख्याल में नॉन रेजिडेंट होगा, लेस देन 183 डेज होगा जी। फारूक ट्रेडिंग LLC वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अंडरलाइन का इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कब रेजिडेंट होती है? या तो पहला कंडीशन क्या था? इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, या फिर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली प्रेजेंट इन। तो इनकॉर्पोरेटेड है तो रेजिडेंट। क्लियर भाई? क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन जी? क्वेश्चन नंबर 9 भी था? नहीं था। और कौन सा था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, briefly discuss the residential status of the following persons under the Income Tax Ordinance 2001 for the tax year 2009। उन दोनों से पहले आया है 2009 में। आसिफ इज एन एम्प्लॉय ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बताया था, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तीनों में किसी का भी एम्प्लॉय हो, क्या कंसिडर करेंगे? गवर्नमेंट इंडिविजुअल। Who has been sent to United Kingdom for an official assignment on December 1, 2007 for 2 years। जी क्या होगा? रेजिडेंट। वजह गवर्नमेंट इंडिविजुअल। पानी पिला दे आपको? अच्छा जी। मिसेज अख्तर अब्बास एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म डूइंग बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी इन पाकिस्तान एज वेल एज UAE. The management and control of its affairs is situated partly in and partly in जी बताएं। हाँ, रेजिडेंट के नॉन रेजिडेंट? कंपनी नहीं है भाई, नाम से कंपनी नहीं बनती। ठीक है, अगला 18, क्वेश्चन नंबर 18। Under the provisions of the Income Tax Ordinance 2001 and rules made thereunder, discuss the residential status for the tax year 2017। जी कहाँ से कहाँ तक? 17 कहाँ से? 1 जुलाई 2016 to 30 जून 2017। On 21st September 16, Asif proceeded to Dubai to join his new job. Due to certain professional issues with his employer in Dubai, he resigned on 1st May 2017 and came back to Pakistan on 16
My 2017 he got a new job in Pakistan which he continued till 30 June 2017. कब गया पाकिस्तान से? 21 सितंबर, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के 21 दिन तक। वापस कब आया? 1 मई, उससे अनवर्ड 30 जून तक फिर काउंट कर। ठीक है, 183 से ज्यादा होंगे या 183, तो रेजिडेंट कम होंगे 183 से, तो Sami Associate is an association of persons and provide accounting services in Dubai. On 2nd January 17, the entire management and control of its affairs was shifted to Karachi from Karachi to Dubai. मतलब रेजिडेंट इस डेट तक वो कराची में भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। जी अगला क्वेश्चन नंबर 19। इसका रिक्वायरमेंट आप देखें आखिर में, कहां पे? लास्ट में। In view of the provisions of the Income Tax Ordinance 2001 and related rules thereunder, comment on the residential status of Bruce Lee for the tax year 20X8. जी, on 1st December 2007, Bruce Lee was appointed by a Chinese company as a technical director for Pakistan. He has provided you the following details. Arrival in Pakistan 15 दिसंबर, डे काउंट होगा कि नहीं होगा? होगा। डे ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर दोनों काउंट होते हैं। जॉइंट ऑफिस इन पाकिस्तान, भाई जब भी जिस दिन अराइव हुआ हमने 15 दिसंबर से काउंट करने हैं। वो बेशक ये 5 दिन वो सोता रहा होटल में, थका हुआ था, उसने ऑफिस 20 को ज्वाइन किया ना, तो क्या 16, 17, 18, 19 काउंट नहीं करेंगे? फिजिकल स्टे है ये, कहीं पे नहीं लिखा था कि काम शुरू करेगा तो काउंटिंग शुरू होगी। प्रोविजन क्या थी? फिजिकल स्टे। जी, विजिट टू दुबई ऑन एन ऑफिशियल ट्रिप, जी पाकिस्तान से बाहर गया है। कब से कब तक? 21 मार्च से लेके ये दिन निकाल दोगे, ये नहीं काउंट करो। विजिट टू साउथ कोरिया फॉर वेकेशंस, पाकिस्तान से बाहर है ना, ये भी निकाल दोगे। विजिट टू नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान फॉर पर्सनल ट्रिप, जी नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान में है के बाहर? हाँ, तो ये कंफ्यूज करने के लिए ये इंक्लूड होगा, इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, काउंट कर लोगे जितना। नहीं 21 to 30 बीच में 10 21 to 30 सर 21 काउंट क्यों ना? इससे 4 डे ऑफ डिपार्चर होगा 21। नहीं विजिटेड दुबई ना, 21 से 30 तक मतलब 20 उधर था, 21 से 30 तक दुबई में था। जी अगला जो हमारा टॉपिक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 21, क्या मसला है? कश्मीर नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा है। हाँ जी, आपके पीके कहते हैं तो मैं थोड़ा कर लेता है। जी जी, आप क्या पूछ रही थी बच्चे? क्या मसला है 21? इसमें क्या है? नहीं यहाँ देखे क्वेश्चन नंबर 21 देखे, 21 देखे, 21 में पॉइंट है। जी ये नाम जो भी है, a French designer often visit to Pakistan for promotion of his products. During his last visit, he stayed in Pakistan from 10th of July 20X8 to 25th February 20X9, underline करो। 10th जुलाई से 25th February 20X। जी, determine residential status of JF for the tax year 20X9, assuming the commissioner has granted him permission to use calendar year, underline। उसने मसला पैदा कर लिया ना, कमिश्नर ने उसको क्या अलाउ किया है? स्पेशल ईयर, और स्पेशल ईयर उसका कौन सा है? कैलेंडर ईयर। जी मुझे बताए यहाँ पे कौन सा टैक्स ईयर है, रिक्वायरमेंट है
20x कैलेंडर ईयर ड्रॉ करें, 20x9 कहां से कहां तक आए? ईयर कौन सा है? 20x February 9 को। हाँ? ये क्या आएगा? फर्स्ट 6 मंथ्स में फॉल करेगा तो कौन सा ईयर होगा? फर्स्ट 6 मंथ्स कौन से बनते हैं? जनवरी टू जून। अगर इसमें ये फॉल करता तो सेम कौन सा था? तो टैक्स ईयर भी कौन सा बन जाता? ठीक है, लेकिन ये कहां पे फॉल कर रहा है? लास्ट 6 मंथ्स में। कहां से कहां तक? टू। तो ये 12 मंथ्स बनेंगे। 1 जुलाई 20x8 टू 31 दिसंबर, नहीं 1 जनवरी 20x8 टू 31 दिसंबर 20x8। ये टैक्स ईयर स्पेशल कौन सा होगा? 20x9। इधर उसने फील कराया है कि ये सीए का क्वेश्चन है, आई कैप का क्वेश्चन। इस पे कंफ्यूज, कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट टैक्स ईयर का। और आप तो आंसर बाद में करेंगे ना, पहले तो आप ये वाला मसला रिजॉल्व करें। कंफ्यूजन तो उसने यहाँ क्रिएट की। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, ठीक है, अगर आपने टैक्स ईयर, मैंने आपको पहले दिन बताया था, टैक्स ईयर ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा टॉपिक है जो हर क्वेश्चन में वो पूछता रहता है। मतलब ये वो टेस्ट कर रहा है ना टैक्स ईयर आपसे, अ टाइप ऑफ टैक्स ईयर भी आपसे टेस्ट कर रहा है कि स्पेशल टैक्स ईयर है, पहले तो डिनोट करे। देखिए वो कब आया है? 10 जुलाई 20x8। यहां से काउंट करें। यहां से कहां तक? 31 दिसंबर 20x8 काउंट करें। अगर डेज हो 183 या उससे ज्यादा तो क्या होगा? रेजिडेंट। अगर कम हो तो नहीं। भाई ये बात क्लियर है ना? ये टैक्स ईयर क्लियर हो गया? वो वाला पॉइंट याद है मैंने लिखवाया था, वो सिर्फ रिवाइज करें। अगर जनवरी टू जून हो तो सेम कैलेंडर ईयर टैक्स ईयर होगा। अगर जुलाई टू दिसंबर हो तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर आपका टैक्स ईयर। तो यहाँ ईयर एंड क्या है? 28 दिसंबर। उसने कौन सा बताया? 9। नेक्स्ट ना? यस सर। तो आप इससे x9 से पहले कौन सा आएगा? 8। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20x8। समझ में आ रही बात? प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी कुछ भी नहीं है। घर में जाके 1-2 प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह समझ आ जाए। जी क्लियर? यस सर। टाइम खत्म हो गया। यस सर। टॉपिक कर शुरू करा दूं? जी कल इंशाल्लाह हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये जो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड किया ना, ये हमने क्यों फाइंड किया? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हम क्यों कैटेगराइज कर रहे थे, इसकी कल इंशाल्लाह हम क्लास में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे। मतलब ये जो न्यू बच्चों ने ज्वाइन किया है, इनके लिए अच्छा हुआ आज मैंने कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया, पिछले टॉपिक का पास पेपर प्रैक्टिस करा दिया। ठीक है, ओके जी।